हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस उसके 7th लेक्चर है। और इस वीडियो लेक्चर में देखो हमें बेसिकली क्या करना है। वी आर बेसिकली गोइंग टू डील विद डिसऑर्डर्स। तो वो डिसऑर्डर्स ऑटोसोमल भी हो सकता है और सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। और उस डिसऑर्डर्स के साथ साथ हमें क्या करना देखना है यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस। ये क्या है पेडिग्री एनालिसिस? इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और जहां पे हम इन्फेक्टेड फर्स्ट, जहां पे हमें इस डिजीज की शुरुआत हो रही है किसी जनरेशन से, like it can be female or male, and we can trace the disorder from generation to generation, ठीक है। तो देखो क्रोमोसोम्स एज वी ऑल नो, हमने 11th की सेल डिविजन में सेल में भी क्रोमोसोम्स पढ़ा है। बट स्टिल देखो हमारे जेनेटिक्स में क्या होता है, इस क्रोमोसोम्स की ना ग्रुपिंग्स भी होती है, लाइक A B C D E F G, इस तरह से ग्रुपिंग्स होती है। तो थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कशन हम क्रोमोसोम्स के बारे में कर लेते हैं, बिकॉज फिर मैं बार बार जब मैं डिजीज कराऊंगी मैं बोलूंगी कि ये ग्रुप ई क्रोमोसोम्स की वजह से है, ये ए ग्रुप की क्रोमोसोम्स की वजह से है। सो लेट्स हैव अ ब्रीफ डिस्कशन। नाउ बेसिकली देखो ये क्रोमोसोम्स है क्या, हम सब ने ही पढ़ रखा है क्रोमोसोम्स। सो बेसिकली इट्स अ न्यूक्लियर कंटेंट, है ना, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। और ये थ्रेड लाइक, ठीक है ना, थ्रेड लाइक डीएनए कॉम्प्लेक्सेस विच आर inheritable, that means which are inherited from generation to generation, which can store information, replicate कर सकता है and can be inherited from generation to generation। तो इसे कई बार हम हेरिडिटरी व्हीकल्स भी कहते हैं। सो बेसिकली दे आर थ्रेड लाइक, so they are thread like DNA complexes which can store, replication भी कर सकता है, so it can store, replicate and inherit hereditary informations and inherit hereditary informations, right? तो कई बार हम इसे व्हीकल डीएनए भी कह सकते हैं या हेरिडिटरी व्हीकल्स भी कह सकते हैं। सो और पता है इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेरिडिटरी व्हीकल्स। सो इसको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था और किसने सबसे पहले, हॉफमिस्टर करके एक साइंटिस्ट थे। सो इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, कई बार साइंटिस्ट की नाम से भी क्वेश्चंस आते हैं, सो दीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट। इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय हॉफमिस्टर, ठीक है। और कहाँ पे? इन द pollen mother cells, in the DNA of, या फिर in the nucleus of किसके? pollen mother cells या हाँ, in the pollen mother cells of एक स्पीशीज है जिसका नाम है ट्रेडेसेंशिया, ठीक है। इस स्पीशीज में सबसे पहले दिया था। बट ये जो नाम है कि क्रोमोसोम्स, हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं ना, हॉफमिस्टर इज अगेन इम्पॉर्टेंट, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं। और फिर क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है सो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन द नेम क्रोमोसोम, ये जो टर्म आया है, ठीक है, क्रोमोसोम वाज गिवन बाय, क्वेश्चन में ना दो तरह की चीजें होती है, डिस्कवरी एक, द नेम टर्म किसने दिया है। द टर्म क्रोमोसोम वाज गिवन बाय, ठीक है, वॉल्डियर करके, W वॉल्डियर,
in 1888, राइट। ठीक है, तो अब हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं करते इसको, बिकॉज अगेन हम इसको क्रोमोसोम्स को पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, दोबारा इसको देखेंगे। सो लेट्स नॉट, ज्यादा इसमें हम डिटेल्स में नहीं देखते हैं ना। नाउ अब हमारे ये जो क्रोमोसोम्स है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो अगेन सो दीज क्रोमोसोम, ह्यूमन बींग्स में टोटल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होती है 46 क्रोमोसोम। अब उन 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर्स को ना हम ग्रुप करते हैं, जैसे फर्स्ट 1 2 3 दे बिलोंग टू ए ग्रुप, इस तरह से ग्रुपिंग करते हैं। तो हमने क्रोमोसोम का जो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कशन कर रखा है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कि हमें ग्रुपिंग्स को देखना है। एंड इसमें एक बेंडिंग टेक्निक्स करके आता है, एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल डू बेंडिंग टेक्निक्स, अभी नहीं। ठीक है, लेट्स डू विथ। सो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवीजन करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ क्रोमोसोम्स ले, लेट्स सी ग्रुपिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना। सो इसको अगर हमें करना है, विल डू विथ ग्रुपिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। सो तो ग्रुपिंग ऑफ क्रोमोसोम्स में देखो, हमने ग्रुप ए, फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग ग्रुप ए में लेते हैं ग्रुप ए। अच्छा, एक और चीज बता देती हूँ, विथ द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर, आपने सेल चैप्टर में इसको देख पढ़ा होगा, सेंट्रोमियर की पोजिशन, इफ द सेंट्रोमियर इज मिड इन द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम एंड दो arms, the two arms of the chromosomes are equal, what it is called is that metacentric, मतलब जो shape होगी it will be V shape, सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में है ना, तो मेटासेंट्रिक। और अगर सेंटर से थोड़ा सा नीचे या ऊपर सेंट्रोमियर हो, दिस इज कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, और उससे भी थोड़ा और नीचे हो, इट इज कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक। और बिल्कुल एट द एंड, टेलोमियर एंड पे हो, इट इज कॉल्ड टेलोसेंट्रिक। और ये जो वेरिएशन इन सेंट्रोमियर की पोजीशन हमें दिखाई देता है, या शेप हम क्रोमोसोम की सेंट्रोमियर के पोजीशन के अकॉर्डिंग नोटिस करते हैं, दिस इज विजिबल इन द एनाफेज फेज ऑफ सेल डिवीजन। तो हमारे जो ग्रुप ए उसमें आता है लार्ज, देखो क्रोमोसोम की जो अरेंजमेंट होती है ना, the arrangement of chromosome is based on the size and shape। जो सबसे बड़े हैं they will be arranged earlier, और उससे मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में वो जाते जाएगा, बड़े से छोटे में जाते जाएंगे अकॉर्डिंग टू द साइज। These arrangement of chromosomes are called karyotyping, it's called karyotyping। ठीक है, हम थोड़ा सा इन चीजों को डिटेल्स में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देखेंगे। सो कैरियोटाइपिंग, तो कैरियोटाइपिंग से ही बेसिकली हमें ये जो ग्रुपिंग है अकॉर्डिंग टू साइज दिखता है, दिस इज इन केस ऑफ कैरियोटाइपिंग। तो ग्रुप ए में क्या होता है, कौन कौन सी क्रोमोसोम आएगी, दीज आर द लार्ज क्रोमोसोम्स, लार्ज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स रहेगा। मतलब सेंट्रोमियर कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंटर पे, लार्ज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, CH का फुल फॉर्म क्रोमोसोम 1 2 3, यानी 3 क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2 एंड क्रोमोसोम नंबर 3। नाउ सेकेंड लेट्स गो फॉर ग्रुप बी। अच्छा, ग्रुप बी में क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, इट इज कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक से थोड़ा सा नीचे क्रोमोसोम्स होती है, तो सब मेटासेंट्रिक लाइक क्रोमोसोम 4 एंड 5, ये दोनों आपका आएगा ग्रुप बी में। ठीक है, नेक्स्ट फॉर ग्रुप सी में देखते हैं। सो ग्रुप सी में इट्स अ मीडियम साइज क्रोमोसोम में आ गया। सो अगेन सब मेटासेंट्रिक, इसमें भी सब मेटासेंट्रिक आएगा, लाइक फ्रॉम 6 to 12, इसमें 6 to 12 में हो सकता है।
एंड फोर्थ वन दैट इज ग्रुप डी में आ गया एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक उससे भी नीचे, सब मेटासेंट्रिक पोजीशन से भी नीचे, और इसमें 13 to 15 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है एक्रोसेंट्रिक में आ जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट इज ग्रुप ई। सो ग्रुप ई में कौन सा आता है, हैज मेटासेंट्रिक, एक मेटासेंट्रिक इसमें आएगा, मेटासेंट्रिक में 16 नंबर आएगी, एंड सब मेटासेंट्रिक भी आ सकता है, एंड कुछ है इसमें सब मेटासेंट्रिक जिसमें 17th एंड 18th आ जाएगा। ठीक है, देन कम्स ग्रुप एफ। सो ग्रुप एफ में कौन आ रहा है, इसमें एक्रोसेंट्रिक दैट इज 19 to 20। सो ग्रुप एफ में हमारा आ रहा है एक्रोसेंट्रिक and which is 19 and 20, right? So group G ये मेटासेंट्रिक आएगा, again group G is ये आपका आएगा मेटासेंट्रिक। So 21 and 22, बाकी ये ऑटोसोमल का ही है, सेक्स क्रोमोसोम का इसमें नहीं होता है, और जो 23rd पेयर जो होती है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम, आइदर इट कैन बी XX या फिर इट कैन बी XY। ठीक है, तो जब में हम पढ़ेंगे कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर है तो ये ग्रुप जी में आ रहा है, दैट इंडिकेट्स, आप सोच लो कि क्रोमोसोम नंबर एक तो हमें पता चल जाता है कौन सी क्रोमोसोम नंबर में है। ठीक है, और कई बार इन डिसऑर्डर्स को, दीज डिसऑर्डर्स आर आल्सो कॉल्ड like group D chromosomal disorders, group G chromosomal disorder। जैसे आप एक एग्जांपल टैली कर सकते हो, in the last lecture we have done like Down syndrome। तो डाउन सिंड्रोम क्या है, 21st ट्राइसोमी है ना, तो हमें देखो कौन सी ग्रुप में दिख रहा है यहाँ पे, 21st ट्राइसोमी ग्रुप G। so if a question comes like that कि group G disorder, find the example or identify the example of group D disorder, so that means 21st trisomy, और मुझे पता है कि 21st chromosome is in group G। ठीक है, so we can sort it out। अच्छा, अब हम करते हैं दोनों तरफ भी करेंगे, सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर भी करेंगे और एक बार हम डाउन सिंड्रोम वगैरह भी थोड़ा रिव्यू। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के लिए जो आ रहा है उसमें से हमें देखना है। So like let's see chromosomal disorders। So हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में, सारे डिसऑर्डर्स देखते हैं क्रोमोसोमल का किस तरह का डिसऑर्डर्स है। सो ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में सबसे पहले हम ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स देखते हैं, ऑटोसोमल एब्नॉर्मलिटीज ऑलरेडी वी हैव डन, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ एंड देन विल मूव ऑन टू अदर डिजीज। ऑटोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, ठीक है, तो ऑटोसोमल एब्नॉर्मलिटीज में सबसे पहले क्या आता है, डाउन सिंड्रोम। ऑलरेडी वी हैव done in other video lecture। So what is Down syndrome? It is a chromosomal disorder or abnormalities of 21st chromosome, या तो हमें इसे क्या कहते हैं, G chromosomal disorder, right? क्योंकि हमारा 21st क्रोमोसोम जो आता है वो G ग्रुप में आता है। नाउ इस डिजीज में ये तो हमने कर लिया था कि क्रोमोसोम नंबर कितने इंक्रीज होंगे, 21st में जो ट्राइसोमी हो रहा है उसकी वजह से द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बिकम 46 होना चाहिए था, एक एडिशनल हो जाएगी तो इट विल बिकम 47। इस डिजीज को डाउन सिंड्रोम क्यों कहते हैं, इट वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर लैंगडॉर्फ डाउन। ठीक है,
और ये जो डिसऑर्डर है, इसकी सिम्टम्स क्या होगी? The symptoms will be the individual or the person will be of short stature. हाइट कम होता है, बहुत ही कम होती है हाइट इनके सिम्टम्स में. सिम्टम्स दे विल बी शॉर्ट स्टेचर, मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा कंसाइज करके लिख रही हूँ, शॉर्ट स्टेचर. ठीक है. वेब्ड नेक, नेक बिल्कुल छोटे होते हैं, वेब्ड नेक. एंड देन मोंगोलॉइड फेस, मतलब छोटे छोटे आईज होती है. देन एपिकेंथल फोल्ड, आईज में जो फोल्डिंग होती है, दीज आर कॉल्ड एपिकेंथल फोल्ड. सो मोंगोलॉइड फेस स्ट्रक्चर, मतलब बिल्कुल फेस क्या होगा, फ्लैट सा हो जाती है. सो इट इज कॉल्ड मोंगोलॉइड फ्लैटनेस या मोंगोलॉइड एपिकेंथी, राइट. और एपिकेंथल मतलब आईज की जो लोब्स होंगे, दीज आई लोब्स विल बी, दे विल बी इन फोल्डेड आईज, फोल्डिंग में आईज मिलेगा. सो हम लोग देख रहे थे कि डाउन सिंड्रोम, राइट. तो डाउन सिंड्रोम ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में इसके डिटेल्स दे दिए थे, बट वंस अगेन थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इट्स अ 21st क्रोमोसोम या फिर ग्रुप जी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. ठीक है. और इनके सिम्टम्स क्या है वो भी हमने डिटेल्स में शेयर कर दिया था, बट स्टिल यहाँ पे भी थोड़ा देख लेते हैं. शॉर्ट स्टेचर यानी हाइट बहुत ही कम होगी. वेब नेक, शॉर्ट नेक, इट्स लाइक कि शोल्डर बिल्कुल जैसे लगेगा कि हेड से अटैच्ड है. मोंगोलॉइड एपियरेंस, इट्स लाइक कि फ्लैट फेस, उसमें आई की में जो लोब्स होती है ना, आई की जो फोल्डिंग्स होती है या आईलिड्स की, तो वो स्वेल्ड आईलिड्स होती है. दिस इज कॉल्ड एपिकेंथल आई लोब्स. लो आईक्यू, इनकी मेंटल डेवलपमेंट बहुत कम होती है एंड आर स्टेराइल. फिर नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है एडवर्ड सिंड्रोम, 18th क्रोमोसोम ट्राइसोमी, एंड 18th क्रोमोसोम ट्राइसोमी इज ग्रुप ई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. सो इसका सिम्टम क्या रहेगा? फेलियर ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उसकी रुकावट आएगी, मतलब फेलियर मतलब एबनॉर्मल सी ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन. और क्योंकि ना इनके लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने ये किया था कि जो जॉइंट्स होती है, चाहे वो डिजिट्स यानी फिंगर की जो बोन्स होती है, दीज आर कॉल्ड डिजिट्स. तो डिजिट्स में लॉकिंग हो जाती है, इवन नी लॉकिंग भी होती है. सो इस वजह से ये क्लेंच्ड फिंगर्स का मतलब ये हमेशा मुट्ठी बंद करके रखते हैं. ठीक है. एंड दे विल बी हैविंग कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर. पटाव सिंड्रोम, ये फिर 13th क्रोमोसोम ट्राइसोमी होती है, ग्रुप डी क्रोमोसोम में आ रहा है ये. और इस पे बेसिकली इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, मेल फंक्शंस ऑफ ईयर, तो डेफनेस आ जाती है. एंड अगेन जो सिमिलरिटी है इनका, जैसे क्लेंच्ड फिंगर, क्योंकि इनकी भी जो डिजिट्स होती है जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, तो दे ऑल्सो हैव क्लेंच्ड फिंगर, मुट्ठी बंद करके रखेंगे. क्राई डू चैट सिंड्रोम, आपको याद है आपने कहाँ पे ये हमने पढ़ाया था आपको? इन डिलीशन 9th और 5th क्रोमोसोम जो है उसकी शॉर्ट आर्म गेट्स डिलीटेड, तब जाके ये क्राई डू चैट सिंड्रोम. इसमें भी क्या होता है, हाइट शॉर्ट होती है, सो वी कंसिडर्ड एज शॉर्ट स्टेचर. क्राइज, ऐसे बच्चे जब रोते हैं, दे क्राई लाइक म्यू ऑफ कैट, बिल्ली की आवाज की तरह होता है ना. और बिल्कुल गोल सा राउंड फेस, सो इट्स कॉल्ड मून लाइक फेस. और फिर इसमें भी आपका कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होगी, राइट. नाउ इसी में देखो सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, और फिर हम करेंगे जीन म्यूटेशंस इन ऑटोसोम्स की वजह से जो डिसऑर्डर. ठीक है. सो लेट्स डू विद हम क्या करेंगे अभी, सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज. ये भी थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर लिया था. एनीवे जब हम डिजीज कर रहे हैं तो सारे एक साथ कर लेते हैं. सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज. ठीक है. सो सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज में क्या आ रहा है? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम.
देखो बच्चे, नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैं बार बार कह रही हूँ, एक तो ये क्रोमोसोम नंबर से डालते हैं, फिर सिम्टम्स डाल देंगे, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिजीज. ठीक है, सो Klinefelter, राइट, सिंड्रोम. ये सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोम की वजह से होता है. इसमें एबनॉर्मल एग, जो एग इज एबनॉर्मल, तो एबनॉर्मल एग इज एबनॉर्मल का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स एक्स. क्यों एबनॉर्मल है? क्योंकि जब एग मैच्योर होती है, वन ऑफ द एग्स गेट्स इनएक्टिवेटेड, जिसे हम बार बॉडी कहते हैं. हियर neither of the X chromosome gets inactivated, so both remains there, and is fertilized by Y chromosome. So and is fertilized by Y chromosome. ठीक है, so Y chromosome से fertilize होती है. So जो individuals होगी या offsprings होंगे, hence offsprings have, offsprings में क्या होगा, offsprings have x रहेगा and y, क्योंकि it is been fertilized by Y chromosome. So Y chromosome जो है, it's again dominant. देखो Y chromosome dominant होगी, so offspring will be male. They will be male. क्यों? क्योंकि Y chromosome is dominant, so they will be male. But क्योंकि उसमें X chromosomes are there with feminine characteristics, female की characteristics ज्यादा होंगे फिर इसमें, with feminine characteristics, right? और अगर हम देखें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी, CH का मतलब क्रोमोसोम्स, राइट, सो क्रोमोसोम्स विल बी, टोटल नंबर में क्या आएगा, 47 आ जाएगा, है ना. और इसमें फिर फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब स्पार्स बॉडी हेयर, बॉडी हेयर थोड़ा कम होगी, और फिर जो मुस्टैश एंड बियर्ड डेवलपमेंट होता है वो बहुत इसमें स्लो होती है, राइट, देयर डेवलपमेंट इज वेरी स्लो. सो ओके, क्रोमोसोम नंबर ये दोबारा कर लेते हैं, विल बी 47 and sparse body here, right. Sparse body hair means the number of body hairs will be reduced. बहुत कम मतलब body hairs होते हैं इनमें, right. So again then, और सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है, knocked knees, long limbs, limbs are long, so you will have here long limbs, right, long limbs होंगे. And facial hair, late growth of facial hair, so late growth of facial hair. और सबसे important character जो है facial hair and development, ये important है, so let me write with some different ink, and development of breast हो जाता है, ठीक है, like female, so development of breast. और इस पर्टिकुलर पार्ट को कहते हैं गाइनोकोमेस्टिया. गाइनी फीमेल से आया हुआ है, गाइनिकोमेस, ठीक है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन. एंड ऑब्वियसली दे विल आल्सो बी स्टेराइल, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाती है, सो दे विल बी स्टेराइल. नाउ नेक्स्ट जो डिजीज हमारा आ रहा है, नेक्स्ट लेट्स डू XYY. सो इसमें देखो Y क्रोमोसोम ज्यादा है,
सो सुपर मेल्स ऑलरेडी वाई क्रोमोसोम की वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिंथेसिस होती है, तो यहाँ पे डबल द कॉन्सेंट्रेशन होगी, राइट? सो डबल द कॉन्सेंट्रेशन अगर हो रहा है, दैट मीन्स ऑलरेडी मेल थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं, शॉर्ट टेम्पर होते हैं, एंड बॉडी हेयर ज्यादा होती है, तो इसमें क्या होगा, और ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है? सो द मेल सुपर मेल्स में क्या होता है, मेल्स टेंड्स टू बी इम्पल्सिव, so they are tends to be impulsive and criminal, always they tend to break laws, जैसे गुस्सा ज्यादा होता है, आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा करते हैं, ठीक है? लॉज, किसी ने बोला कि इधर नहीं जाओ तो उधर जाने की ज्यादा टेंडेंसी हो जाती है, दैट मीन्स दे हैव क्रिमिनल टेंडेंसी ऑफ माइंड, सो क्रिमिनल टेंडेंसी ऑफ माइंड। तो कई बार जैसे पहले क्या होता था कि अगर कोई डिजीज होती थी, सो क्रोमोसोम्स की एनालिसिस होती थी, और उसमें देखा गया कि ये वाले जो क्रोमोसोम्स है, दे आर मोस्ट अफेक्टेड, यही ज्यादा अफेक्टेड होते थे, ठीक है ना? सो क्रोमोसोमल क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड भी हम कहते हैं इनको। सो इसे हम क्रिमिनल टेंडेंसी ऑफ माइंड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड जैकब्स डिजीज, राइट? तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है, सुपर मेल्स हो गया, सुपर फीमेल्स, सो नेक्स्ट वन विल बी सुपर फीमेल्स, ठीक है? तो सुपर फीमेल्स के लिए ये देखो कितना भी एक्स हो सकता है, ट्रिपल एक्स होगा तभी भी सुपर फीमेल, एक्स 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 होगा तभी भी सुपर फीमेल, एक्स 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 एंड एक्स होगा तभी भी सुपर फीमेल। बट आपको काउंट करना है कितना एक्स है, अगर बार बॉडी निकालना है तो उसी में से आपका निकल जाएगी बाय काउंटिंग द एक्स, राइट? तो सुपर फीमेल्स में क्या होता है, एबनॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट, इसके जो सिम्टम्स आता है, एबनॉर्मल ऑब्वियसली सेक्सुअल डेवलपमेंट, यानी दे विल बी सेक्सुअली स्टेराइल, ठीक है? सेक्सुअल डेवलपमेंट, एबनॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट, and are mentally retarded, and are mentally retarded like, और इसमें क्या होता है, इंक्रीज जो होती है, एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ज्यादा होती है, कुछ केसेस में इनकी हाइट भी ज्यादा आ जाती है। नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम्स, टर्नर्स सिंड्रोम, ये भी हमने थोड़ा बहुत कह दिया था ना लास्ट वीडियो लेक्चर में। तो इसमें वन एक्स इज इनएक्टिवेटेड, और जो कि मेल से इनएक्टिव एक्स आता है, सो द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी 45 क्रोमोसोम्स, ठीक है? और इसमें बेसिकली क्या होता है, दे हैव कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज भी हो सकता है, कॉन्जेनाइटल दिस इज हार्ट डिजीज वगैरह हो सकता है, कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज बाय बर्थ, जो रूडिमेंटरी ओवरीज, ठीक है? ओवरीज आर अनडेवलप्ड, सो इट इज कॉल्ड रूडिमेंटरी ओवरीज, ठीक है? नो मेंस्ट्रुएशन एंड आर स्टेराइल, ठीक है? एंड आर स्टेराइल। सो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी कर लिया था, तो ज्यादा हम यहाँ पे नहीं करेंगे सिम्टम्स एंड ऑल। नाउ लेट्स डू विद द जीन रिलेटेड ह्यूमन डिसऑर्डर, ठीक है? ये हमने हमारा बिल्कुल ही ये टॉपिक है। सो वी आर गोइंग टू डू जीन रिलेटेड ह्यूमन डिसऑर्डर्स, ह्यूमन डिसऑर्डर्स, ठीक है? और उसमें से हम पहले क्या करते हैं, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, देखो आपको ना क्वेश्चन में ये भी आपको देंगे कि रिसेसिव डिसऑर्डर इनमें से आइडेंटिफाई करो, या डोमिनेंट, सो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट कि विच डिजीजेस आर रिसेसिव एंड विच आर डोमिनेंट डिसऑर्डर्स।
सो रिसेसिव इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स में ठीक है, सो इस केस में सबसे पहला जो हमारा आता है, इसमें थोड़ा सा देखो, देयर आर 3 डिजीजेस which we call as inborn errors of metabolism. Now, what are inborn errors of metabolism? देखो, that means इसमें inborn errors of metabolism is by birth there is genetic defect, और उस जेनेटिक डिफेक्ट के लिए कोई भी मतलब रिसेसिव जीन्स की डिफेक्ट के लिए द एंजाइम और द प्रोटीन्स फ्रॉम दैट जीन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज प्रॉपरली. तो अगर एक जीन में डिफेक्ट आता है, उसी का प्रोडक्ट, ये मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस, राइट? तो एक रिएक्शन की एंजाइम में अगर डिफेक्ट आती है, द प्रोडक्ट ऑफ दैट रिएक्शन इज द रिएक्टेंट फॉर अदर रिएक्शन. तो पूरा चेन ही मतलब एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, उस पूरे मेटाबॉलिक चेन में ही एबनॉर्मलिटी आ जाएगी. और इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म was first studied by, was first discovered, आप कह सकते हो, by आर्कीबेल्ड, सर आर्कीबेल्ड, ये डॉक्टर थे, आर्कीबेल्ड गैरोड. सो ही इज नोन एज आर्कीबेल्ड गैरोड, राइट? सो ही इज नोन एज फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स. ठीक है, कई सारे फादर आ चुके हैं, तो कौन किसके फादर है ये भी आपको मतलब ध्यान से रखो. ऐसा ना पूछे कि ह्यूमन जेनेटिक्स की फादर और आपने मेंडल, क्योंकि हमारे बहुत कॉमनली आ जाता है. सो फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स. ठीक है, इसमें 3 टाइप्स ऑफ मतलब डिजीज आता है. सबसे पहले है, तो ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव, बट इसमें सबसे पहले आता है एल्काप्टोन्यूरिया, और इसकी जो एक और कॉमन नेम है, दिस इज कॉल्ड ब्लैक यूरिन डिजीज. ठीक है ना, इसे हम कहेंगे ब्लैक यूरिन डिजीज. अब देखो, इस ब्लैक यूरिन डिजीज में क्या है, मैं केमिकल रिएक्शन देके ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ जाओ. इसमें होमोजेंटिसिक एसिड, राइट? होमोजेंटिसिक एसिड जो होता है, ये बेसिकली ब्रेकडाउन होती है एक एंजाइम जिसका नाम है होमोजेंटीएज. अब डिफेक्टिव मान लो, नॉर्मली क्या होता है इसमें, नॉर्मल, ये नॉर्मल कंडीशन है इसका. सो नॉर्मल कंडीशन में होमोजेंटिसिक एसिड, ठीक है, तो ये एक एंजाइम, कौन सा एंजाइम? जिसका नाम है होमोजेंटीएज. ठीक है, होमोजेंटीएज, ASE का मतलब ए. अब ये कहां से प्रोडक्शन हो रहा है? रिसेसिव है तो स्मॉल AA जीन से प्रोडक्शन हो रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम होमोजेंटिसिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड टू, इसमें फिनाइल एलेनिन में कन्वर्ट होगा, फिनाइल एलानिन. ठीक है, अब डिफेक्टिव में क्या हो सकता है? देखो, अगर ये जीन, सपोज लेट्स सी ये डिफेक्टिव यहाँ पे, सो डिफेक्टिव AA जीन, दैट मीन्स इट कैन नॉट प्रोड्यूस एंजाइम होमोजेंटीएज. ठीक है, ASE, नो होमोजेंटीएज. तो मेरा रिएक्टेंट क्या रहेगा यहाँ पे? होमोजेंटिसिक एसिड, होमोजेंटिसिक एसिड. इसमें से कोई एंजाइम नहीं आ रहा है, दैट मीन्स नो फिनाइल एलानिन. ठीक है, तो ब्लड में इट इंक्रीजेस इन द ब्लड. ये क्या होगा? इंक्रीजेस इट्स लेवल इन ब्लड. क्यों? क्योंकि ये कन्वर्शन हुआ ही नहीं. ठीक है, लेवल इन ब्लड. अब ब्लड इसको कैरी करेगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में.
ठीक है. नाउ so blood carries to the different parts of the body. So कहाँ जा रहा है ये देखो. So it increases its level in blood और फिर ये different part में मतलब deposit होती है. So blood, hence black pigmentation, मतलब जहां जहां पे भी डिपॉजिट होगा, ठीक है ना, ब्लैक पिगमेंटेशन होंगे वहां पे, मतलब ब्लैक कलर की कुछ डिपोजिशन जैसा लगेगा. सो इन स्केलेरा, ईयर, नोज, ईयर, पिगमेंटेशन इन ईयर, देन नोज कार्टिलेज, ठीक है, नोज कार्टिलेज एंड स्केलेरा. तो और सबसे जो बड़ी बात है इसमें, जो मतलब इसका नाम ही ब्लैक यूरिन डिजीज क्यों आया हुआ है, द यूरिन ऑफ सच पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट की जो यूरिन होती है, द यूरिन ऑफ सच पेशेंट्स टर्न्स ब्लैक ऑन ऑक्सीडेशन, या बॉडी से जैसे ही बाहर आएगी तो इट टर्न्स ब्लैक ऑन ऑक्सीडेशन कह सकते हो, और एक्सपोजर टू एयर, ठीक है, इसकी कलर मतलब ब्लैक आ जाती है. सो हेंस इट इज कॉल्ड ब्लैक यूरिन डिजीज. अब इसकी वजह से एक दूसरा देखो, एक सारे चेन में होता है. सो नेक्स्ट डिजीज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज फिनाइल कीटोनारिया, ठीक है, फिनाइल. ये डिजीज हमने नाम पहले भी लेक्चर में बताया था, बट इसके डिटेल्स में हमने पढ़ा नहीं था, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू इन केस ऑफ इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म. ये क्या होता है, इसमें भी फिर वही है, जीन जो होगी, रिसेसिव जीन है तो पीपी जीन, और पीपी जीन से सिंथेसाइज क्या होती है, यहाँ पे देखो इसका प्रोडक्ट क्या था, एल्काप्टेनूरिया का प्रोडक्ट इज फिनाइल एलानिन, ठीक है. ये था रिएक्टेंट, और इससे जो जीन है पीपी जीन, which synthesizes phenyl alanine hydroxylase या oxidase hydroxylase, phenyl alanine hydroxylase. So enzyme is phenyl alanine hydroxylase, ठीक है, हाइड्रोक्सीलेज. और इस फिनाइल एलेनिन से हाइड्रोक्सीलेज की वजह से जो प्रोडक्ट सिंथेसाइज होगा, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड टायरोसिन, ठीक है. टायरोसिन इज एसेंशियल फॉर पिगमेंटेशन, जैसे हमारी मेलानिन पिगमेंट आइरिश में होती है, हेयर में होता है, बिकॉज ऑफ विच आवर हेयर कलर इज डार्क. तो अब ये डिफेक्टिव जीन आ गया. सो डिफेक्टिव PP gene, so that means no phenylalanine hydroxylase, so no phenylalanine hydroxylase. So the reactant will increase, so increase in phenylalanine obviously बढ़ जाएगा, एंड नो टायरोसिन नहीं हो पाएगा, तो ऑब्वियसली पिगमेंटेशन नहीं होता है. स्किन्स आर वेरी फेयर, तो कई बार उनको सनबर्न बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, नो टायरोसिन. बट देन ये डिफेक्ट, मेजर डिफेक्ट क्या है, दिस फिनाइलएलानिन इज टेकन बाय ब्लड, phenylalanine is carried by blood and are deposited on the brain, ठीक है, blood and are deposited on the brain, ठीक है. So it causes mental abnormalities and too much of phenylalanine will be excreted in the urine also, ठीक है ना. So phenylalanine brain, so that means maturation and effectively brain mature नहीं होगा, so on the brain, hence it will result to hence mental
रिटर्डेशन टाइप का, मेंटल डिफॉर्मेलिटीज, मेंटल रिटार्डेशन होगा। एंड फिर अफेक्टेड बेबीज जो होती है दे आर नॉर्मल एट बर्थ, लेकिन आफ्टर 2-3 months के बाद और या वीक्स, ठीक है, they are noticed and decreased pigmentation of skin, hair, irritability आ जाता है इसमें, rashes होती है, infections होती है। so decrease pigmentation of skin, decreased pigmentation of skin and irritation, ठीक है, etc. So these are the symptoms of phenylketonuria. Now next disease जो हम देखेंगे that pigmentation इसमें आपका आ रहा है, let's do इसको रब करके कर ले, oh my god. So next disease जो हमारा आएगा, this is called albinism, right? तो albinism में हम क्या देखेंगे अभी? So next is albinism. तो albinism में so albinism here defect जीन जो आएगा रिसेसिव स्मॉल AA, इसके वजह से जो एंजाइम होती है टायरोसिनेज एंजाइम विच कन्वर्ट्स टायरोसिन को ये किस में कन्वर्ट करेंगे? टू मेलानिन, राइट? अब इसमें डिफेक्टिव क्या आ रहा है? द जीन विच इज डिफेक्टिव इज सो डिफेक्टिव AA, defective small AA gene, that means no tyrosinase, कोई tyrosinase नहीं होगा। so tyrosin will increase in tyrosin, but there will be no melanin. so melanin अगर नहीं होगा, the skin will be non-pigmented, right? तो white patches, so symptoms में क्या होगी? hence there will be white patches. मेलानिज्म तो आप जानते ही हो ना, किसी किसी के स्किन बहुत ज्यादा white हो जाती है, so these are called melanism, white patches, ठीक है, on the skin. ग्रे हेयर, एक्सेसिव केस में क्या होता है? हेयर भी इनके ग्रे हो जाते हैं। एंड आई लैशेस, ठीक है, क्योंकि ये सारे जो कलर्स होते हैं ना, आई लैशेस वगैरह की डार्कनिंग कलर, ये मेलानिन पिगमेंट के लिए होता है। आपने देखा होगा, क्वाइट कॉमन है, कुछ कुछ लोगों में दिखता भी है ये चीजें बहुत ज्यादा। और इसका भी एक ये होता है कि प्यूबर्टी के बाद ये एक्सेसिव, मतलब अगर मान लो व्हेन इन्फेंट स्टेज में अगर कम भी है या इन्फेंट में ना भी दिखा, प्यूबर्टी में इट इज मोर बिकॉज देयर इज अ चेंजेस इन हार्मोनल एट्रीब्यूशन, सो उसमें फिर वो ज्यादा दिखता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा ये इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, अभी हम क्या कर सकते हैं कि अदर डिजीजेस, इन तीनों के अलावा दिस 3 आर अंडर इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। नाउ लेट्स सी अब नॉर्मल जो हमें रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, उसको देखते हैं। रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है ना। उसमें देखो रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स में अगर आप डायरेक्टली देखोगे, सो देयर आर अदर डिजीजेस, मतलब दे आर ऑल्सो इनबॉर्न एरर्स आर ऑल्सो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। उनको छोड़ के एक्स्ट्रा और क्या आ सकता है? टे सैक डिजीज। सो ये टे सैक्स डिजीज में क्या होती है? मेटाबॉलिक डिफेक्ट है ना, ये भी एक मेटाबॉलिक है, बट इसमें इन तीनों रिएक्शंस के अलावा भी एंजाइम होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ गैंग्लियो, जो हमारा एंजाइम है गैंग्लियोसाइड हेक्सामिनाडेज, ठीक है, गैंग्लियोसाइड
hexaminidase enzyme which converts, इसमें क्या होता है, डिग्रेडेशन या ब्रेकडाउन ऑफ गैंग्लियोसाइड होती है, राइट। सो अब ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा, गैंग्लियोसाइड विल फॉर, इसमें लिख देते हैं ब्रेकडाउन ऑफ गैंग्लियोसाइड, ठीक है ना। गैंग्लियोसाइड एक तरह का लिपिड है, ब्रेन में ब्रेन न्यूरॉन सेल्स के ऊपर होती है। सो अब इसके लिए क्या होगा, ब्रेकडाउन तो हो नहीं रहा है, सो देयर विल बी डिपोजिशन ऑफ गैंग्लियोसाइड, राइट। सो डिपोजिशन ऑफ गैंग्लियोसाइड, तो गैंग्लियोसाइड की डिपोजिशन हो जाएगी या फिर एक्यूमुलेशन होगा। सो इट लीड्स टू डिजेनरेशन ऑफ माइलिन शीथ, तो लीडिंग टू हम क्या लिख सकते हैं, डिजेनरेशन ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ कहाँ पे होता है, न्यूरॉन्स की एक मेम्ब्रेन होती है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में, तो उसकी डिग्रेडेशन हो जाता है, माइलिन शीथ की डिग्रेडेशन होगी, एंड ऑब्वियसली दे विल हैव मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है ना। तो ब्रेन की सेल्स खराब हो रहा है तो फिर किस में इसमें आएगा, मेंटल रिटार्डेशन में आएगा। सो अल्टीमेटली इट विल लीड टू मेंटल रिटार्डेशन। सो मेंटल रिटार्डेशन के साथ साथ इसमें ब्लाइंडनेस भी आ जाता है। सो माइलिन शीथ की माइलिन शीथ, हेंस मेंटल रिटार्डेशन एक आएगा इसमें, हेंस मेंटल रिटार्डेशन, एंड इसमें ब्लाइंडनेस भी आ सकता है, ऑल्सो इट लीड्स टू ब्लाइंडनेस, ठीक है। सो नेक्स्ट डिजीज इज गोचर्स डिजीज, फिर जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला Gaucher's disease. These, the name of the diseases are also equally important. और सबसे important तो मैं बारह बता रही हूँ ना आपको, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोसेरिब्रोसाइड्स, डिफेक्टिव एंजाइम, ठीक है, डिफेक्टिव एंजाइम ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, सेरिब्रल से नाम से आया है, glucocerebrosides, right, glucocerebrosides, which converts glucose, which splits glucose from glucoceramides, ठीक है ना। या तो आप लिख सकते हो which releases glucose from, अब ब्रेन को सबसे ज्यादा ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोसेरामाइड्स। अब यहाँ पे एंजाइम की डिफेक्ट है तो ग्लूकोसेरामाइड से ग्लूकोज नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली देखो इसमें भी क्या होगा, देयर विल बी पेशेंट स्प्लीन गेट्स एनलार्ज्ड, एनीमिक हो जाएंगे, WBC काउंट डिक्रीज, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज, लीवर एनलार्ज्ड, बोन मैरो, ठीक है ना, बोन एंड कॉजेज लॉन्ग बोन्स हो जाएंगे। सो हियर लीडिंग टू एनीमिया, एक तो एनीमिया हो गया, लो WBC, सो लो WBC काउंट लो हो जाएंगे इसमें, एंड देन अगेन ठीक है। सो लो, इस पे आपका आ जाएगा लो WBC, लो प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट काउंट यानी clotting of blood will be late, enlargement of liver and spleen, ठीक है, स्प्लीन और लीवर दोनों की ही एनलार्जमेंट हो जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट विल डू विथ सो नेक्स्ट टॉपिक
हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस, अगला डिजीज जो हम देख रहे हैं, इट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, सो सिस्टिक फाइब्रोसिस भी ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स है, क्रोमोसोम नंबर 9 की। तो इसमें ऑल द एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसे रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो सिस्टम होती है, दे आर अफेक्टेड। इतनी ज्यादा म्यूकस सिक्रेशन होता है इसमें कि इवन बहुत जो है स्वेट इज वेरी सॉल्टी, वेरी वेरी सॉल्टी। ठीक है, तो इसमें आपका जो है बेसिकली थिक सिक्रीशन, इसका जो मेन है, इसमें थिक सिक्रीशंस ऑफ म्यूकस, म्यूकस बहुत ज्यादा होती है। इट ब्लॉक्स द पैनक्रियाटिक डक्ट, ब्लॉक्स पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, and it starts looking like forming cyst जैसा स्ट्रक्चर। इतना ब्लॉकेज होता है कि उसमें cyst like structures की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, cyst like structures, right? And it do not, the pancreatic secretion cannot pass through duodenum, secretions can't pass through duodenum, through duodenum। ठीक है, तो डाइजेशन में इम्पेयरमेंट होती है, और इसमें फिर वही है ऑब्स्ट्रक्शंस इन ब्रोंकियोल्स, इतना म्यूकस होगी, सो ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ ब्रैंकियोल्स। ठीक है, ब्रैंकियोल्स में ऑब्स्ट्रक्शन होगा एंड इतनी ज्यादा लीवर में अंडरगो सिरोसिस, लीवर में अंडरगो सिरोसिस, मतलब लीवर डैमेज की एक तरह का कैंसरस भी हो जाता है ये। एंड एक्सेसिव सॉल्ट क्लोराइड इन स्वेट, excessive chloride in sweat। ठीक है, सो these are अच्छा लास्ट डिजीज है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कई बार न्यूज़पेपर में भी सुनते हो ना, थैलासीमिक पेशेंट है, उनको ब्लड डोनेट करो। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं, दिस इज थैलासीमिया। अच्छा, इसमें से बताओ, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है आपको, जैसे कई सारे डिजीजेस का नाम दे देंगे और उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होगा। देखो, ब्लड रिलेटेड डिजीज तो बहुत सारे हैं, बट हीमोग्लोबिन की वजह से प्रॉब्लम किस में आता है? सो इट इज, दिस इज ऑल्सो अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। इसमें भी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। ठीक है, हीमोग्लोबिन की डिसऑर्डर, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। इसके जो टाइप्स है ना, एक आपको मिलेगा बीटा थैलासीमिया, बीटा थैलासीमिया ऑब्वियसली इनएडिक्वेट सिंथेसिस ऑफ, इनएडिक्वेट मतलब एबनॉर्मल, इनएडिक्वेट सिंथेसिस ऑफ किसका होगा? बीटा हीमोग्लोबिन के लिए। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ hemoglobin में 4 chains are there, alpha 1, alpha dash या alpha alpha dash, beta beta dash, abnormal synthesis of beta chain of hemoglobin, HB मतलब hemoglobin। और सेकेंड टाइप क्या है इसका? अल्फा। ठीक है ना, से अल्फा टाइप, अल्फा में वही होगा कि अल्फा चेन में डिफेक्ट आएगी। सो अगेन अल्फा में अगर डिफेक्टिव हो रहा है, सेकेंड टाइप, लेट्स डू
अल्फा थैलासीमिया, ठीक है, इनएडिक्वेट अल्फा, इनएडिक्वेट सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, राइट। सो ये आपका आ गया थैलासीमिया का। अब थैलासीमिया देखो, इसमें फिर एक कैटेगरी आता है, थैलासीमिया मेजर एंड थैलासीमिया माइनर। तो हम लोग थैलासीमिया मेजर का देखते हैं, बीटा थैलासीमिया का। थैलासीमिया, बीटा थैलासीमिया, इसे थैलासीमिया मेजर, और क्योंकि इसको कूली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कूलीज एनीमिया, ठीक है। ये मेजर टाइप है क्योंकि इसमें जो टोटल सप्रेशन होमोजाइगस, ये होमोजाइगस होती है, यानी दोनों ही डिफेक्टिव होगा, होमोजाइगस। सो टोटल सप्रेशन ऑफ पूरा ही नहीं होता बीटा चेन, ठीक है ना, सप्रेशन ऑफ बीटा चेन। तो बीटा हीमोग्लोबिन टोटली मतलब इसमें क्या होगी, सप्रेस हो जाएगा। और फिर इस वजह से क्या होता है, इनमें जो बेसिकली है कि ब्लड ट्रांसफ्यूशन की बहुत जरूरत होती है इनमें। सो बीटा थैलासीमिया में क्या होता है, कंस्टेंट मतलब इसमें ये होगा, एंड बीटा चेन नहीं होता है, एंड अल्फा चेन, एक अल्फा चेन, और फिटल स्टेज में क्या होता है, गामा चेन होती है। सो अल्फा एंड गामा चेन गेट्स इंक्रीज्ड। जैसे ही फिटल से हम बाई बर्थ हो जाती है, गामा चेन सिंथेसिस बंद होके ना हीमोग्लोबिन की बीटा चेन आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अल्फा चेन और बीटा चेन गेट्स इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो बीटा चेन एब्सेंट। तो इन पेशेंट में क्या होगा कि आरबीसी बिल्कुल ही मतलब बोन मैरो जो होगी डिफेक्टिव सा होगा, एंड देयर विल बी इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस। सो एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, सो इनइफेक्टिव, देखो ये टर्म आप पहली बार सुन रहे हो। सो इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस। So what is it? Erythropoiesis is a hormone which stimulates RBC production. तो अल्टीमेटली हमारा जो ये है लो RBC प्रोडक्शन। तो इनको मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली ब्लड डोनेशन की जरूरत होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूशन की जरूरत होती है। सो स्प्लीन धीरे धीरे एनलार्ज हो जाता है इसमें, ठीक है ना, स्प्लीन क्योंकि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। सो अगेन liver and spleen gets enlarged. So इसका जो मेन ट्रीटमेंट है, ब्लड ट्रांसफ्यूशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सो दैट्स वाई इनको मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली हमें ब्लड देने की जरूरत होती है। और इसीलिए आपको न्यूज़पेपर में कई बार आता है ना कि थैलासीमिया पेशेंट है, तो थैलासीमिया पेशेंट के लिए ब्लड डोनेशन करो, न्यूज़पेपर में लोग डालते रहते हैं। सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। सो नीड्स ब्लड ट्रांसफ्यूशन फ्रीक्वेंटली। राइट। और जो दूसरा आता है थैलासीमिया माइनर। तो थैलासीमिया माइनर में क्या होता है, इट इज बिकॉज ऑफ हेटेरोजाइगस, मतलब एक नॉर्मल होगा और एक डिफेक्टिव आता है इसमें। जैसे थैलासीमिया अगर माइनर देखोगे, माइनर इज ड्यू टू हेटेरोजाइगस। तो हेटेरोजाइगस में क्या होता है, एक आपका नॉर्मल, सपोज टी स्मॉल टी, तो वन इज नॉर्मल, दूसरा डिफेक्टिव आता है, राइट। तो इस केस में क्या होता है, जो इफेक्ट होगी ये थोड़ा सा माइल्ड सिम्टम्स आता है, ठीक है ना, मतलब इतना सीवियर नहीं है। सो
it shows mild symptoms. एनीमिक इस ये भी होते हैं बट इतना ज्यादा नहीं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़े इनको, बहुत रेयर केस में कि बिल्कुल ही हीमोग्लोबिन कंटेंट कम हो गया, इन दैट केस ट्रांसफ्यूजन की जरूरत हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सो अब हम कुछ डोमिनेंट डिसऑर्डर करते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। एक्चुअली पता है क्या है कि ये सारे डिसऑर्डर्स अगर हम नहीं पढ़ेंगे ना तो पेडिग्री हमारा ठीक से नहीं हो पाएगा, सो दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट, और क्वेश्चन भी इससे आता है। सो अब हम क्या कर रहे हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स में एक सबसे पहले आता है हंटिंगटन्स कोरिया। ये डिजीज देखो बेसिकली क्या होता है, इसमें प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ ब्रेन, सारे देखो डिजेनरेशन कहीं ना कहीं ब्रेन से ही रिलेटेड है, और इसमें ब्रेन श्रिंकेज हो जाती है। सो बेसिकली इट इज धीरे धीरे, प्रोग्रेसिव का मतलब धीरे धीरे, सो प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ ब्रेन। ठीक है, सो ब्रेन श्रिंक्स बाय 30%, बाय 30% श्रिंकेज हो जाता है। सो और देखो ब्रेन क्योंकि सब सारे बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, अगर ब्रेन में ही डिफेक्टिव हो जाएगा तो ऑल ऑफ ए सडन जार्क्स, जैसे ऑल ऑफ ए सडन नी जार्क्स, एकदम से नी जार्क आ सकता है, एबनॉर्मल मूवमेंट, लिम्स की मूवमेंट, सो एबनॉर्मल लिम्ब मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, एबनॉर्मल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसे जजमेंट, फंक्शंस ऑफ जजमेंट, मेमोरी, अवेयरनेस विल बी अफेक्टेड। कोई आपको कुछ बोला तो उसको हम जजमेंट नहीं कर पाते हैं, जजमेंट, मेमोरी, ठीक है, एंड देन इंटेलेक्ट, फिर वॉक भी ठीक से नहीं करें, टेढ़ा मेढ़ा करके चलेंगे, क्यों, ब्रेन का कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो इसलिए इंटेलेक्ट डेवलपमेंट, it becomes impaired, intellectual development जो होती है, intellect development gets impaired। ठीक है, so this is first autosomal dominant disorder। जो सेकेंड हम लोग करेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट में, सेकेंड डिसऑर्डर देखो इट्स, हाँ, एल्जीमर्स डिजीज एक है। अच्छा उससे पहले एक और कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं इसको, है ना, पॉलीडेक्टाइली। पॉलीडेक्टाइली क्या होता है, ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फिंगर्स एंड टोज। अभी मैं एग्जांपल देती हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। सो अभी एग्जांपल देते हैं, इसका क्या हो सकता है एग्जांपल में। सो इंक्रीज इन द पॉलीडेक्टाइली मतलब इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फिंगर्स एंड टोज, फिंगर्स एंड टोज। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल देके, ऋतिक रोशन सबको सब जानते हो, है ना, फेमस एक्टर है, उसका भी फिंगर्स, दोनों हैंड में फिंगर एक एक एक्स्ट्रा है, सो दिस इज कॉल्ड पॉलीडेक्टाइली, और ये एक डोमिनेंट डिजीज है। और इसके साथ रिलेटेड इज ब्रैकीडेक्टाइली। ब्रैकीडेक्टाइली, इसमें क्या होता है, वेरी शॉर्ट, एबनॉर्मल शॉर्ट फिंगर्स एंड toes, so abnormal
short fingers and toes, ठीक है, ब्रैकिडेक्टाइली में। उसके बाद आता है मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी। देखो मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी एक डचिन्स मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी होता है विच इज सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, और एक मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी आता है, ठीक है। तो ये चीजें हमने कर लिया है। हाँ, उसमें हमने मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी जो डचिन मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी का हमने सिम्टम्स ज्यादा नहीं किया था, अभी कर लेंगे। और एक फेमस डिजीज इज एल्जीमर्स। एल्जीमर्स डिजीज है ना। सो एल्जीमर्स डिजीज जो है ये फीमेल्स में मतलब ज्यादा होता है तो ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर, बट 30 इयर्स के बाद, एज 30 इयर्स या 60 इयर्स, मतलब 30 टू 60 इयर्स के बाद ही ये शो होता है, ठीक है। मोर कॉमन इन फीमेल्स, सो कॉमन इन फीमेल्स, सो मेल शुड बी हैप्पी रिगार्डिंग इट। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, पुराने चीजें सब भूल जाते हैं, इवन अपने साथियों, घर के फैमिली मेंबर्स को भी भूल जाते हैं ये लोग, ठीक है। सो इन दैट केस, ओके, कॉमन इन फीमेल्स, एंड लॉस ऑफ मेमोरी, जजमेंट, लैंग्वेज, ये सब भूल जाते हैं। लॉस ऑफ जजमेंट, मेमोरी, लैंग्वेजेस, ठीक है, ये सब भूल जाएंगे। सो इट इज कॉल्ड डेमेंशिया भी बोलते हैं इसको। है, इसे हम डेमेंशिया भी कहते हैं। और इस पे अगर देखोगे कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर इसलिए है ना कि एक प्लैक जीन है, बीटा एमाइलॉइड जीन, उसकी वजह से प्लैक डिपोजिशन, बीटा एमाइलॉइड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, सो देयर इज डिपोजिशन ऑफ प्लैक। प्लैक मतलब लेयर्स की डिपोजिशन होती है, और इस वजह से ब्रेन के ऊपर प्लैक्स जमा होने की वजह से जो स्टिमुलेशन होता है ब्रेन का वो ठीक से नहीं होता है। कि एल्जीमर्स में कॉमन इन फीमेल्स, और ये 30 टू 60 इयर्स के बाद ही दिखेगा, ठीक है। और जजमेंट, इसमें मेमोरी लॉस हो जाता है, जैसे अपने लोगों को नहीं पहचानते हैं, इवन दे लूज देयर स्पीच ऑल्सो, समटाइम्स लैंग्वेज भूल जाते हैं, ऑल्सो कॉल्ड डेमेंशिया। और ये इसलिए होता है जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से, देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ बीटा एमाइलॉइड प्लैक, अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो फिर उससे क्या होती है, इट अफेक्ट्स द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। इसमें एक डिजीज ये भी हमने किया था कि डिस्ट्रोफिन जीन की वजह से डचिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये एक सेक्स लिंक्ड में हमारा ये रह गया था। सो सेक्स लिंक्ड एक्स क्रोमोसोमल डिजीज, इसमें हमने हिमोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस किया था, ये भी मैंने बताया था कि डचिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बट इसका हमने बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं देखा है। तो लेट्स डू हियर डचिन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। सो इसमें भी क्या होता है, सीवियर मस्क्यूलर वीकनेस, मसल्स बहुत ज्यादा इसमें वीक हो जाती है, सीवियर मस्क्यूलर वीकनेस इसमें आ जाता है, एंड इट इज फॉलो वॉकिंग, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, रनिंग, ठीक है। सो डिफिकल्टी इन अगेन वॉकिंग इसमें आ जाएगा। और फिर ये सिर्फ मेल्स में ही होता है, सिटिंग पोस्चर, क्योंकि दैट एनकोड्स सिटिंग पोस्चर due to mutation in dystrophin gene,
ठीक है ना। डिस्ट्रोफिन जो एक जीन होगी, इससे हमें इसे डिस्ट्रोफिन जीन, और इससे क्या होता है कि म्यूटेशन की वजह से पूरा एक्सेसिव प्रोटीन जो सिक्रीशन होगी, प्रोटीन इनर सर्कोलेमा, सर्कोलेमा मतलब मेम्ब्रेन्स ऑफ द जो मसल फाइबर्स होती है उसमें डिपोजिशन होती है, सो इट लीड्स टू वीकनेस, लीडिंग टू वीकनेस ऑफ सर्कोलेमा, ठीक है, weakness of sarcolemma, and the membrane gets torn, membrane फट जाता है, इसमें कार्डियक प्रॉब्लम भी आता है, so membrane gets torn, इसलिए मसल्स में प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, as well as cardiac and respiratory disease, कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ जाता है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ विच दिस बहुत मतलब इसमें डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 20 to 21, हाईएस्ट जिसका डेथ हुआ था 20 to 29 ईयर्स में। सो देखो हमने सारे डिजीज ऑलमोस्ट कर लिया है, और दीज डिजीजेज मैं सोच रही थी कि पेडिग्री भी करवा दूं, बट यू नो लेट्स डू पेडिग्री प्रॉपरली। पेडिग्री एक काफी थोड़ा सा जो चैप्टर है, टॉपिक है पेडिग्री, कॉम्प्लिकेशंस होती है इसमें, कई सिंबल्स हमें जानना होता है, तो ऐसे कुछ छोटे छोटे चीजें हैं, बैंडिंग टेक्निक्स लाइक क्रोमोसोमल बैंडिंग टेक्निक्स हमें करना है, और फिर पेडिग्री एनालिसिस हमें करना। आई थॉट कि पेडिग्री एनालिसिस में इसी वीडियो लेक्चर में डाल दूंगी, बट पेडिग्री एनालिसिस करूंगी तो ये लेक्चर बहुत बड़ी हो जाएगी, राइट, क्योंकि पेडिग्री इटसेल्फ इट टेक्स टाइम, और मोस्टली आप देखोगे ना बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है पेडिग्री में ही आता है, बट आई विल बी गिविंग यू वेरी शॉर्टकट टेक्निक कि आप पेडिग्री को देख के ही कैसे आइडेंटिफाई कर लोगे किस तरह का डिजीज है ना, और इंटरेस्टिंग भी है, मोस्ट इंटरेस्टिंग। सो वी विल बी डूइंग इट इन द मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको अच्छी तरह से करा दूंगी, सिंबल्स करनी है, फिर और भी कुछ छोटे छोटे जो टॉपिक्स है जेनेटिक्स के रिलेटेड, so that we don't find any such difficulty in molecular basis of inheritance में प्रॉब्लम ना आए, है ना। तो अब एक चीज बता देती हूँ इसमें, देखो ये जो आप दिस डिसऑर्डर्स, जैसे हमने अभी क्रोमोसोमल इतने सारे डिसऑर्डर्स दिया है, हम इसकी जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिटेंस जो होती है वी कैन ट्रेस फ्रॉम पेडिग्री, राइट, लेकिन इससे बगैर, जैसे ये पेनिट्रेंस हो रहा है ना, फीटस में एबनॉर्मलिटी आ गया, how can we know that the fetus is affected by such type of disease, इतने सारे हमने डिजीज किया है, so we can trace the disease, chromosomal abnormalities जो होती है ये हमेशा to sort out the chromosomal to या to diagnose हम कर सकते हैं chromosomal disorders, any type of chromosomal disorders, ठीक है। कैरियोटाइपिंग, कैरियोटाइपिंग एक प्रोसेस है, कैरियोटाइपिंग कैन बी डन, अभी मैंने बताया भी था। कैरियोटाइपिंग क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ कैरियोटाइप क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज शेप, इसकी वजह से, ठीक है ना। सो व्हाट इज कैरियोटाइपिंग, इसको ले लेते हैं, इट इज अरेंजमेंट। तो कहीं पे भी आपको अगर दिख जाए कि क्रोमोसोमल नंबर बढ़ गया, डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, वी कैन ट्रेस आउट द डिसऑर्डर, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ, ये हमें प्रॉब्लम कर रहा है बार बार,
So arrangement on the basis of size. ठीक है, साइज भी हो सकता है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, साइज ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। और बट देखो, हम ये अरेंजमेंट को बॉडी से निकाल के थोड़ी देख सकते हैं, वी कैन गेट अ फोटोग्राफ, ठीक है। सो वी कैन गेट अ फोटोग्राफ और इट इज डिस्क्राइब्ड इन इडियोग्राम बोलते हैं उसको। इडियोग्राम एक फोटोग्राफ जैसा आता है, इडियोग्राम, और इसे हम कैरियोग्राम भी बोलते हैं। इट्स अ फोटोग्राफ मेटाफेजिक क्रोमोसोम का और कैरियोग्राफ, ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं। और फिर ये इडियोग्राम क्या है? इडियोग्राम विच इज अ फोटोग्राफ, ठीक है, फोटोग्राफ ऑफ डायग्राम ऑफ मेटाफेजिक क्रोमोसोम। मेटाफेजिक क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसी चीज से हम डायग्नोस मतलब कर सकते हैं। इसमें अगर किसी क्रोमोसोम में एक ज्यादा हो गया, कम हो गया, इट कैन बी डायग्नोस फ्रॉम द कैरियोग्राम, ठीक है। सो वी आर नॉट डूइंग हियर पेडिग्री। पेडिग्री आई विल अपडेट इन माय नेक्स्ट लेक्चर। और उसमें और भी कुछ छोटे छोटे चीजें हैं जेनेटिक्स की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें क्वेश्चंस में तो मिलते ही है, एंड फिर वो मॉलिक्यूलर बेसिस के लिए आपको एक क्लियर आइडिया हो जाती है ना। अभी मैं अगर पेडिग्री शुरू भी करूंगी, इट विल बी लॉन्गर लेक्चर हो जाएगी, बहुत लॉन्ग हो जाएगी लेक्चर। सो लेट्स डू इट कुल्ली, है ना। पेडिग्री एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और आपको बार बार प्रॉब्लम भी आती है उसमें, ठीक है। सो टिल दैट आई वांट टू कंक्लूड दिस लेक्चर हियर। टिल दैट गुड बाय, बी सेफ एंड होप यू अंडरस्टैंड इट। देखो, ऑलवेज आई ट्राई टू यूज माई ओन राइटिंग। मैं जो नोट्स दे रही हूँ, इट्स नॉट फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ बुक, मैं अपनी लैंग्वेज में इसको डाल रही हूँ, बिकॉज आई शुड यू नो द comfortness only goes when you find the language very easy. तो लैंग्वेज आपको समझ में आया। कई बार हमें बुकिश लैंग्वेज समझ नहीं आता है, इसलिए जो चीज वो एक्सप्लेन करना चाहता भी है हमें पता नहीं होता, राइट, हमें समझ नहीं आता एक तरह से। सो आई एम यूजिंग वेरी कॉमन लैंग्वेज जो नॉर्मल हम यूज करते हैं बात करने में, एंड एक एक चीज आई एम एनालाइजिंग इट। सो आई थिंक यू शुड नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम हियर। और अगर हो भी रहा है तो गो थ्रू इट, किसी बुक को आप रेफर कर लो, बट आई डोंट थिंक सो। हर चीज को मैंने बहुत इलाबोरेटली हर लेक्चर में किया है, ठीक है। सो in this lecture इतना ही हम करते हैं. Let's do in the other lectures. So till then, goodbye, be safe and be happy.